हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एमबीएस की दोस्ती का तगड़ा वाला असर देखने को मिला। सऊदी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान जाने के बाद भी नहीं लिया भारत और कश्मीर का नाम। जी हां दोस्तों, बताएंगे भारत का ये कूटनीति, भारत का ये सबसे बड़ा एजेंडा काम आया है। साथ ही साथ बताएंगे अब अमेरिकी कॉलमनिस्ट ने सबसे बड़ा दावा किया है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। कहा है कि ये पार्टी लोकसभा 2024 चुनाव जीतेगी। बताएंगे दोस्तों किसको जीतने को लेकर कहा गया है और जो हारेगा उसकी वजह भी बताइए। साथ ही साथ बीजेपी के डर से वायनाड में कांग्रेस ने नहीं लगाए झंडे। बताएंगे किसने राहुल गांधी को घेरते हुए जवाब दिया और रामनवमी पर ममता बनर्जी बंगाल से बड़ी खबर। सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बनी रहेगा और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का जमकर समर्थन करते हैं, मानते हैं कि अपना भारत महान है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां प्रधानमंत्री मोदी और एमबीएस की दोस्ती का तगड़ा असर। सऊदी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान जाकर भी नहीं लिया भारत या कश्मीर का नाम। बता दें सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान मंगलवार को पाकिस्तान की यात्रा पर थे। सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों ही इस्लामिक देश हैं और दशकों से एक दूसरे की मदद करते आए हैं। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान को जहां सऊदी अरब से अरबों डॉलर की खैरात मिली है और कश्मीर के मुद्दे पर साथ मिला है, तो वहीं इस्लामाबाद ने भी रियाद को सैन्य मदद देकर खुलकर साथ दिया है। पाकिस्तानी सेना के बड़े पैमाने पर सैनिक और अधिकारी हमेशा सऊदी अरब में मौजूद रहते हैं। ओआईसी की मदद से पाकिस्तान भारत पर कश्मीर को लेकर जुबानी हमले करवाता रहता है, जिसका मुखिया सऊदी अरब है। हालांकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्तों में अब कश्मीर को लेकर बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। सऊदी विदेश मंत्री ने अपनी इस्लामाबाद यात्रा के दौरान कश्मीर का जिक्र तक नहीं किया। विश्लेषक इस बदलाव को भारत के बढ़ते कद और पीएम मोदी तथा सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की गहराती दोस्ती से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी विदेश मंत्री के साथ सऊदी विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें पाकिस्तान में निवेश और गाजा में हालात पर उन्होंने बात की, लेकिन कश्मीर को लेकर कोई जिक्र नहीं हुआ। अब तक पाकिस्तान की कोशिश रहती थी कि सऊदी अरब कश्मीर का जिक्र करे ताकि भारत पर दबाव को बढ़ाया जा सके। वहीं विश्लेषकों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान को पता था कि कश्मीर पर अब उसे मनचाहा जवाब सऊदी अरब से नहीं मिलने वाला, इसी वजह से उसने इससे परहेज किया। कश्मीर का ना तो सवाल पूछा, ना कश्मीर का रोना रोया और ना ही सऊदी अरब ने भारत या कश्मीर पर कोई जिक्र किया। ऐसे में वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एमबीएस की दोस्ती ने तगड़ा असर दिखाया है और रंग लाता नजर आ रहा है ये दोस्ती। इस पर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। और वहीं दोस्तों आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ बता दें अमेरिकी कॉलमनिस्ट का सबसे बड़ा दावा, कहा भारत में मोदी युग है, तीसरी बार भी जीतेगी बीजेपी और हारेगी कांग्रेस। बताई इसकी बड़ी वजह है। आपको बता दें दक्षिण एशिया मामलों के एक प्रख्यात अमेरिकी विशेषज्ञ और कॉलमनिस्ट का कहना है कि भारत में यह यकीनन मोदी युग है और देश में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी की स्थिति स्पष्ट तौर पर मजबूत है और वो तीसरी बार सत्ता में वापसी करेगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए दक्षिण एशिया मामलों के कॉलमनिस्ट और थिंक टैंक अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट से जुड़े सदानंद धूमे ने पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि भारतीय संदर्भों में निसंदेह ये मोदी युग है। जैसे 2015 से अमेरिकी राजनीति में ट्रंप युग रहा है, भले ही वो सत्ता में हो या ना हो, भारत में लगभग 2013 से स्पष्ट तौर पर मोदी युग है। उन्होंने कहा आप चाहे उन्हें पसंद करें या उनसे नफरत करें, लेकिन वो राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में है। अगर आप इंदिरा गांधी के समय से लेकर अब तक की राजनीति पर नजर दौड़ाएं तो आप पाएंगे कि कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो राष्ट्रीय चर्चा में इस तरह से केंद्र में रहा हो। धूमे ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर काफी अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता काफी ऊंची बनी हुई है। यदि आप सर्वेक्षणों को देखें तो ये 80% के आसपास है, जो विश्व नेताओं के लिए यदि उच्चतम नहीं तो सबसे अधिक में से एक है। एक बात ये भी है कि कई मायनों में विपक्ष वास्तव में ध्वस्त हो गया है। पहले 2014 में और फिर 2019 में कांग्रेस लगातार दो निराशाजनक प्रदर्शनों के बाद फिर से संभल नहीं पाई। धूमे ने कहा है कि ऐतिहासिक रूप से भारत लंबे समय से एक ऐसा देश रहा है जिसमें केवल एक शक्तिशाली राष्ट्रीय पार्टी रही है। यदि आप 60, 70, 80 के दशक को देखें तो उस पर कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था और अब उस पर भाजपा का प्रभुत्व है। उस हद तक नहीं जितना कभी कांग्रेस का प्रभुत्व था। जी हाँ, अब ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या अमेरिकी कॉलमनिस्ट का दावा वाकई में सच होगा या आपके हिसाब से कुछ और होगा? जो भी लगता हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ आपको बता दें हमास से जंग के बीच इजराइल पर ईरान का सबसे बड़ा और तगड़ा हमला। दुनिया भर के मुस्लिम देशों ने क्या क्या कहा आपको बता दें। मिडल ईस्ट रीजन में बढ़ते तनाव के बीच रविवार को ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा अलग अलग तरह के ड्रोन से हमले किए हैं। इनमें किलर ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं। बदले की रणनीति के तहत ईरान की ओर से इजराइल पर किए गए इस हमले पर दुनिया भर के मुस्लिम देशों ने प्रतिक्रिया दी है। दरअसल
दरअसल 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला कर दिया गया था। इस हमले में ईरान के 2 जनरल समेत कुल 13 लोग मारे गए थे। इस हमले का आरोप इजराइल पर लगा था। ईरान उसी दिन से इजराइल पर हमला करने की धमकी दे रहा था। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि मिडिल ईस्ट के हालिया घटनाक्रम पर पाकिस्तान गहरी चिंता व्यक्त करता है। मुस्लिम देश कतर के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि मिडिल ईस्ट के हालिया घटनाक्रम पर कतर गहरी चिंता व्यक्त करता है और सभी पक्षों से तनाव को रोकने और शांति बहाल करने के लिए अधिक से अधिक संयम बरतने का आह्वान करता है। तो वहीं सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट में सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी के घटनाक्रम और इसके गंभीर परिणाम पर सऊदी अरब गहरी चिंता व्यक्त करता है। सऊदी अरब सभी पक्षों से संयम बरतने और युद्ध के खतरों को टालने का आग्रह करता है। तो वहीं तुर्की का भी बयान आया है। यमन जैसे सभी मुस्लिम देशों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। साथ ही साथ आपको बता दें, भारत उज्बेकिस्तान के सेना प्रमुख की बड़ी बैठक हाईटेक लैब का किया उद्घाटन। जी हाँ, भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी ने 15 से 18 अप्रैल तक उज्बेकिस्तान की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने उज्बेक सशस्त्र बल अकेडमी में उच्च तकनीक IT प्रयोगशाला का उद्घाटन भी किया। दरअसल भारत और उज्बेकिस्तान अपने संबंधों को मजबूत करने के दिशा में प्रयास कर रहा है। उसी कोशिश में दोनों ही देशों के सेना प्रमुख की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान कई विषयों पर चर्चा की गई। बता दें कि सितंबर 2018 में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक हो चुकी थी। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी ने कहा कि रक्षा मंत्रियों की बैठक दोनों देशों के रक्षा सहयोग के लिए मील का पत्थर होगा। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्रियों की बैठक में IT लैब स्थापना पर चर्चा की गई थी। 2019 में इस योजना को मंजूरी मिली थी। ऐसे में ऑल द बेस्ट पांडे जी जरूर कहिएगा। साथ ही साथ बता दें, पाकिस्तान ने दुरुपयोग की चिंताओं को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X यानी जो पहले ट्विटर हुआ करता था उसको ही ब्लॉक कर डाला। पाकिस्तान ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के लंबे समय से संदिग्ध बंद होने की पुष्टि करते हुए कहा कि उसने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं पर फरवरी में टेम्परेरी रुकावट का आदेश दिया था। पाकिस्तान में सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को फरवरी के मध्य से एलोन मस्क के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने आम चुनावों में कथित धांधली के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। इसकी पुष्टि पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय से हुई, जिसने बुधवार को एक लिखित अदालती प्रस्तुति में शटडाउन का उल्लेख किया। राइटर्स ने रिपोर्ट के हवाले से बताया, यहाँ एक उल्लेख करना बहुत प्रासंगिक है कि पाकिस्तान सरकार के वैध निर्देशों का पालन करने और अपने प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग से संबंध में चिंताओं को दूर करने में ट्विटर यानी X की विफलता के कारण प्रतिबंध लगाना जरूरी हो गया है। साथ ही साथ बता दें, राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा परमाणु हथियारों को नष्ट करने के माकपा के वादे पर रुख को साफ करे कांग्रेस। जी हाँ, भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने देश में परमाणु हथियारों को नष्ट करने के माकपा के चुनावी घोषणा पत्र के वादे के पीछे की मंशा पर सवाल उठाते हुए इस मुद्दे पर कांग्रेस से अपना रुख जाहिर करने की मांग की। राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि भारत के परमाणु हथियारों को नष्ट करने की बात करना राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि देश को कमजोर करने के लिए गहरी साजिश रची जा रही है। राज्य के कासरगोड जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने मांग की है कि कांग्रेस को परमाणु हथियारों को नष्ट करने के माकपा के घोषणा पत्र में किए गए वादे पर अपना रुख जाहिर करना चाहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी ने ही देश का परमाणु कार्यक्रम शुरू किया था। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया के 11 परमाणु संपन्न देशों में शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत की और अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करने से वो देश कमजोर देश बन जाएगा, जिसके पड़ोसी पाकिस्तान और चीन परमाणु शक्तियों से लैस होंगे। माकपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि परमाणु हथियारों और रासायनिक व जैविक हथियारों सहित सामूहिक विनाश के अन्य हथियारों का पूर्ण सफाया किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि ऐसा प्रतीत होता है कि वाम दल और कांग्रेस देश को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, तो वहीं राजनाथ सिंह ने एक चुनावी बैठक में कहा कि भारत में जिसने भी भगवान राम जी का विरोध किया है उसे पतन का सामना करना ही पड़ा है। ऐसा ही देश में कांग्रेस और माकपा के साथ हुआ है। राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन में सहयोगी दोनों पार्टियां भगवान राम या रामनवमी के त्योहार का महत्व नहीं समझती। साथ ही साथ दोस्तों बता दें, पहले अमेरिका की नाक के नीचे बनाई पुलिस चौकियां अब यूनाइटेड नेशन पर कंट्रोल करना चाहता है क्या चाइना? दस्तावेजों के साथ चौंकाने वाला दावा। बता दें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, चाइना अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए मौका देखकर चौका मारने की आदत से बाज नहीं आ रहा। जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस की विशिल ब्लोवर और मशहूर वकील एमा रीली ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके कई अफसरों की करतूतों का खुलासा करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। एमा का कहना है कि चीन ने अब सीधे संयुक्त राष्ट्र संघ को टारगेट में लिया है, ऐसा एमा का दावा है कि चीन साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाते हुए खुला खेल फर्रुखाबादी की नई मिसाल पेश कर रहा है। एमी ने अपने दावों के पक्ष में कुछ दस्तावेज बतौर सबूत पेश किए हैं। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन की विशल ब्लोवर एमा ने कुछ सबूत पेश करते हुए चौंकाने वाला दावा किया है कि चीन अपनी इमेज का मेकओवर करने के लिए विश्व व्यवस्था से छेड़छाड़
छेड़छाड़ कर रहा है। चीनी अफसर अपनी प्राथमिकताओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को नया आकार देने की साजिश में काफी आगे बढ़ चुका है। तो वहीं आपको बता दें, कोको द्वीप विवाद को लेकर ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। क्या इस आइलैंड को भारत ने म्यांमार को तोहफे में वाकई में दे दिया? आखिर क्यों इसको जरूरी, बेहद जरूरी माना जा रहा है? आपको बता दें, बीजेपी के लिए अंडमान निकोबार समूह से कैंडिडेट विष्णुपद रे ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंडमान द्वीप समूह के कोको द्वीप को म्यांमार को गिफ्ट में दे दिया था। उन्होंने कहा कि नेहरू ने उत्तरी अंडमान के कोको द्वीप को म्यांमार को सौंप दिया। यह द्वीप अब सीधे चीन के कंट्रोल में है। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान रे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बीते 70 सालों में कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। आज केंद्र सरकार कैंपबेल खाड़ी में चीन से मुकाबले के लिए एक शिपयार्ड और 2 डिफेंस हवाई अड्डे बनवा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यही होगा, क्या वाकई में नेहरू ने ऐसा किया था? तो आपको बता दें, इस पर अलग अलग बातें मिलती हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अंग्रेजी राज था। यह ब्रिटिश इंडिया के तहत आते हैं। देश को आजादी मिलने के साथ ही अंडमान निकोबार भी आजाद भारत का हिस्सा हो गए। वहीं कोको द्वीप समूह को ब्रिटिशर्स ने म्यांमार, बोले तो तब बर्मा कहा जाता था, म्यांमार को उनको सौंप दिया। बर्मा भी तब ब्रिटिश साम्राज्य का ही हिस्सा था। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं एक दूसरा दावा भी किया जाता है। आपको बता दें, इसके अनुसार 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय क्रांतिकारियों को सजा देने के लिए अंडमान द्वीप को चुना। यहाँ रहते कैदियों और बाकी स्टाफ के लिए कोको आइलैंड से खाना खाया करता। अनाज सब्जियां उगाने के झंझट से बचने के लिए कथित तौर पर ब्रिटिशर्स ने इस द्वीप को बर्मा के एक प्रभावशाली परिवार को लीज पर दे दिया। साल 1882 में इसे आधिकारिक तौर पर बर्मा यानी म्यांमार का हिस्सा मान लिया गया। जी हाँ दोस्तों, ये दूसरा दावा था। दोनों दावे हमने आपको बता दिया। बहरहाल कोको द्वीप पर आपकी क्या राय होगी, क्योंकि भारत के लिए बहुत जरूरी अंग है। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार वाकई में वापस लेकर रहेगी तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें, 2025 तक पाकिस्तान के पास होंगे कितने परमाणु बम? अमेरिकी टॉप साइंटिस्ट ने किए बड़े खुलासे। जी हाँ, पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात है उसने उसे एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया है। आटा, चावल, दाल, तेल, कपड़ा से लेकर इंसान की रोजमर्रा की जरूरत की तमाम चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे हालातों में भी पाकिस्तान अपनी कंगाली से उबरने के बजाय मिसाइलों पर जमकर खर्चा कर रहा है। इस बात के चर्चे अमेरिकी संसद तक में हो रहे हैं। सोमवार यानी 15 अप्रैल को एक अमेरिकी खुफिया शीर्ष अधिकारी जेफरी क्रूस ने संसद को बताया कि पाकिस्तान ने पिछले साल अपने परमाणु हथियारों को अपग्रेड किया है। उनका कहना है कि इसकी वजह भारत है। भारत के साथ अपने विवादास्पद रिश्तों के चलते वो अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने में जुटा है। परमाणु हथियारों की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास अभी 170 वॉर हेड्स हैं, जिनकी संख्या अगले साल 200 तक पहुंचने वाली है। अमेरिका के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्टों ने यह अनुमान लगाया है। पाकिस्तान जिस रफ्तार से अपनी परमाणु ताकत और न्यूक्लियर हथियारों को बढ़ा रहा है, उस स्पीड को देखते हुए उन्होंने यह अंदाजा लगाया है। फिलहाल पाकिस्तान के पास कौन कौन से परमाणु हथियार हैं, उनके नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, आतंकवाद पर प्रधानमंत्री मोदी के घर में घुसकर टिप्पणी पर अमेरिका ने दी प्रतिक्रिया। जी हां, संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने पाकिस्तानी धरती पर भारत के आतंकवाद विरोधी अभियानों के संबंध में आरोपों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान को देश के गैर हस्तक्षेप के रुख को दोहराते हुए बातचीत के माध्यम से समाधान तलाशना चाहिए। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इसके बीच में नहीं आने वाला है, लेकिन हम भारत और पाकिस्तान दोनों को तनाव से बचने और बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान के बारे में पूछा गया कि भारत आतंकवादियों को मारने के लिए सीमा पार करने से नहीं हिचकिचाएगा, तब उन्होंने ये जवाब दिया। जी हाँ, यानी कि अब अमेरिका को अकल आती नजर आ रही है। उसको पता है कि अब भारत को लेकर कैसा बयान देना है, क्योंकि भारत के साथ दुश्मनी अमेरिका को तगड़ा वाला महंगा पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें, भारत ने तीसरी सीक्रेट परमाणु पनडुब्बी को भी समुद्र में उतार दिया। सैटेलाइट तस्वीरों से उड़ गई होगी ड्रैगन की नींद। बता दें, चीन की आक्रामकता को काउंटर करने के लिए भारत तेजी से अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है और इसी के तहत भारत ने साल 2021 में अपने तीसरे स्वदेशी परमाणु संचालित आक्रमण पनडुब्बी को यानी SSBN को लॉन्च कर दिया था। लेकिन अब लेटेस्ट सैटेलाइट तस्वीरों में समुद्र के अंदर भारत की ये एक्सटेंडेड पनडुब्बी देखी गई है, जिसका कोड नेम S4 है, जिससे इस संभावना पर जोर दिया गया है कि भारत सरकार ने चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के इसे भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक विशाखापत्तनम में स्थित गुप्त जहाज निर्माण केंद्र यानी SCB के बाहरी शुष्क डेक पर ली गई सैटेलाइट इमेजरी में S4 यानी तीसरा अरिहंत श्रेणी का SSBN को अपने 2 पूर्ववर्ती पनडुब्बियों के साथ दिखाया गया है। इस तस्वीर में पनडुब्बी लॉन्च ट्यूब दिखाई दे रही है और ये पनडुब्बी अपने साथ पिछली पनडुब्बी की तुलना में दुगनी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। साथ ही साथ बता दें, पाकिस्तान में भारी बारिश ने मचाई तबाही। अब तक 63 लोगों की मौत की बड़ी खबर, सैकड़ों लोग लापता। जी हां, पाकिस्तान में भीषण बारिश ने चौथे दिन भी भारी तबाही मचाई है और अधिकारियों ने कहा है कि बिजली गिरने और भारी बारिश की वजह से पाकिस्तान में बुधवार को भी 14 लोगों की मौत हो गई, जिससे 4 दिनों के मरने वालों की संख्या बढ़कर 63 हो गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर मौतें पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में हुई है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रवक्ता खुर्शीद अनवर ने बताया कि इमारतों के गिरने से 32 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 15 बच्चे और 5 महिलाएं शामिल है। अनवर ने कहा कम से कम 1370 घर जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, डिमोलिश्ड हो गए, जिनमें सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, दुबई से भी बड़ी खबर आ रही है। दुबई में जल प्रलय से मचा हाहाकार, रनवे पर समंदर जैसा नजारा, तैरती दिखी फ्लाइट से। जी हाँ, आंधी तूफान और भारी बारिश के चलते संयुक्त अरब अमीरात में हालात काफी बिगड़े हुए हैं। खासकर दुबई शहर जो रेतीली धरती पर झुलसाने वाली गर्मी के लिए जाना जाता है, आज शहर की सड़कें समंदर बन गई। हालात ये है कि एयरपोर्ट पर बड़े बड़े पैमाने पर जल भराव हो गया है। दुबई में जल भराव के कई फोटोज वीडियोज सामने आए हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वीडियोज में जहाजों को रनवे पर तैरते हुए देखा जा सकता है। 45 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं। अचानक आई जल प्रलय ने पूरे शहर को खामोश करके रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, पूरे संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में लोगों को बाढ़ और अराजकता का सामना करना पड़ा। समाचार एजेंसी AFP के अनुसार आज ओलावृष्टि सहित तूफान आने का अनुमान है, इसलिए पूरे अमीरात में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें, रामलला का सूर्य तिलक का अद्भुत क्षण असम में रैली के बीच समय निकालकर पीएम मोदी ने देखा। रामलला का सूर्य तिलक, बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार यानी आज को असम के नलबाड़ी से रामलला के सूर्य तिलक को देखा। वो यहाँ चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। इस बीच समय निकालकर पीएम मोदी ने रामलला के सूर्य तिलक को देखा और कहा कि ये हर किसी के लिए परमानंद का पल है। राम नवमी के अवसर पर अयोध्या में दर्पण और लेंस से मिलकर बनाए गए एक मैकेनिज्म के जरिए रामलला का सूर्य तिलक किया गया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दर्शन की तस्वीरों को भी शेयर किया, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऐसे में रामनवमी के अवसर पर आप भी दोस्तों कमेंट में जय श्री राम अवश्य कहिएगा भारी मात्रा में। तो वहीं आपको बता दें, माकपा ने राहुल गांधी को घेरा, कहा बीजेपी के डर से वायनाड में कांग्रेस ने नहीं लगाए झंडे। जी हां, केरल में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा ने बुधवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वायनाड में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के डर से अपने और अपने प्रमुख सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के झंडे नहीं लगाए थे। केरल में मुख्य विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए माकपा की राज्य इकाई के सचिव MV गोविंदन ने कहा कि यद्यपि कांग्रेस दावा कर रही है कि उसकी लड़ाई भाजपा से है, लेकिन उसके दो राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी और KC वेणुगोपाल दक्षिणी राज्य से चुनाव मैदान में है, जहां भाजपा की कोई भूमिका नहीं है। इसी बीच दोस्तों, ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।